नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड में 60-170 पैक्स के कंप्यूटराइजेशन के लिए 13,47,88,610 रुपए की धनराशि स्वीकृत करने पर खुशी जताई है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। वहीं धामी ने कहा है कि पैक्स के कंप्यूटराइजेशन से वित्तीय और प्रशासनिक स्थिति साफ होगी। सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद अगली खबर देहरादून से सामने आ रही है। 4 मार्च को धामी कैबिनेट की बैठक। सचिवालय में होगी धामी कैबिनेट की बैठक। सचिवालय में होगी धामी कैबिनेट की बैठक। सीएम धामी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सीएम धामी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सचिवालय में होगी धामी कैबिनेट की बैठक। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। 4 मार्च को धामी कैबिनेट की बैठक। सचिवालय में होगी धामी की कैबिनेट की बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। तो अगली कैबिनेट की बैठक के लिए 4 मार्च का समय निर्धारित किया गया है। 4 मार्च को धामी कैबिनेट की बैठक सचिवालय में होगी, जिसमें राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में तैयारियां कर रही है, ऐसे में कई ऐसे मुद्दे इस बैठक में उठाए जा सकते हैं, जिससे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ सरकार को भी फायदा मिल सके। अगली खबर देहरादून से है, जहां सदन में आज पक्ष विपक्ष में जोरदार बहस देखने को मिली। तो वहीं आरक्षण के मुद्दे पर जमकर हंगामा भी हुआ। विपक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री से सच्चाई से जवाब देने पर जोर दिया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष ने अपने जवाब के जरिए संसदीय कार्य मंत्री को गुमराह करने की कोशिश की। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार पिछड़ी जातियों की उपेक्षा कर रही है, उनके हक को दबाना चाहती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हंगामा करते हुए सरकार से सवाल किया कि जिन विभागों में गड़बड़ी हुई है उन पर क्या कार्रवाई होगी। विपक्ष के सवालों के जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हमने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है, अगर विपक्ष उनके खिलाफ सबूत देगा तो कार्रवाई होगी। खबर देहरादून से है, जहां बसपा विधायक शहजाद ने ऊर्जा विभाग में बिजली चोरी का मामला उठाया है। बिजली की दरों में सरचार्ज माफी की मांग उठाई गई है और कहा है कि इससे जनता को बड़ी राहत मिलेगी। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि 4 महीने की अवधि में बिल का भुगतान करने पर बिल की अन्य कोई देयता नहीं होगी। वहीं इस पर जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा है कि अभी सरचार्ज माफी का कोई प्लान नहीं है। अगली खबर देहरादून से है, जहां देश में प्रदूषण रोकने के लिए स्क्रैप पॉलिसी लाई गई है, जिसके प्रोत्साहन देने के लिए उत्तराखंड के 2024 के बजट में स्क्रैप पॉलिसी के तहत 50 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है, जिसके बाद आरटीओ भी स्क्रैप पॉलिसी का तेजी से प्रचार प्रसार करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, हमारे संभाग के अंदर रुड़की में 2 स्क्रैप सेंटर हैं और हम लोगों ने स्क्रैप सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव को अपने आरटीओ ऑफिस में बिठाया था, जिसके माध्यम से हमने अलग अलग यूनियंस में, डीलरशिप में और आम जनता जो आरटीओ ऑफिस में आती है उनसे संपर्क किया था, जिससे अभी धीरे धीरे लोगों का रुझान इस तरफ जा रहा है। क्योंकि सरकार ने ये फैसिलिटी भी दी है कि जो रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर है वहाँ पर अगर अपने वाहन कटवाते हैं तो उसी क्लास के वाहन को अगर वो नया वाहन खरीदते हैं तो टैक्स में 25% की हम लोग छूट भी दे रहे हैं। तो इसके माध्यम से प्रचार प्रसार हो रहा है और काफी लोगों का इस तरफ रुझान दिख रहा है। सरकार किस तरह से कार्य कर रही है, आपको लगता है? देखिए, हमारे विभाग की तरफ से भी ये पॉलिसी है कि जितने भी ऐसे वाहन हैं जो पुराने हो चुके हैं और उन वाहनों में एक अच्छा इंसेंटिव देके उन वाहनों को स्क्रैप कराया जाए, जिससे प्रदूषण की समस्या का भी निजात हो और साथ में लोगों को ये इंसेंटिव भी हो कि अगर वो नया वाहन लाते हैं तो उनको टैक्स में भी छूट प्रदान की जाए। खबर देहरादून से है, जहां बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद ने पहाड़ी क्षेत्रों के मूलभूत विकास के मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को कटघरे में खड़ा किया है। बीएसपी विधायक ने कहा है कि पहाड़ी क्षेत्र के विधायक खुद पहाड़ पर नहीं रहना चाहते, ऐसे में उन क्षेत्रों का विकास कैसे होगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ के विधायक निर्वाचित होने के बाद देहरादून और अन्य मैदानी क्षेत्रों में ही पूरा समय बिताते हैं और अपने क्षेत्र में नहीं रहना चाहते। भवन बने हैं जो हुए हैं, आप एक चीज बताएं, 1 या 1.5 कमरा विधायक के लिए है,
जो कर्मचारी जाते हैं उनके लिए वो भी नहीं, वो तिरपाल में रहेंगे। तो समुचित व्यवस्था के बिना राजधानी नहीं आप कह सकते हैं। और मैं इसलिए गैरसैंण को राजधानी नहीं मानता हूं कि वहां सचिवालय नहीं है, सिर्फ मेहमान के तौर पर वहां जाते हैं और आ जाते हैं, उससे वहां का पहाड़ का विकास नहीं होगा। और जो ये पहाड़ के विकास की लोग बात करते हैं ये झूठ है। पहले वहां रहन सहन हो, पूरी राजधानी गैरसैंण हो जाए तो उसका विकास संभव है, वरना नहीं है। खबर हल्द्वानी से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरे देश में इस बार 400 पार के नारे के साथ तैयारियां तेज कर दी हैं। तो वहीं उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर तीसरी बार जीत दर्ज करने के लिए चुनाव के मद्देनजर कार्यक्रम और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देना भी शुरू कर दिया गया है। नैनीताल लोकसभा सीट को फिर से जीतने के लिए सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की जा रही है। जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी और लगातार समाज के बीच में और जनता के बीच में रहती है। इसी निमित्त अभी चुनावी प्रक्रियाएं चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उसी प्रक्रिया निमित्त अपनी रचनाओं को करते रहती है। इसी तरह जो है हमारे पहले प्रदेश के प्रभारी बने, इसके बाद लोकसभा के प्रभारी बने और अब विधानसभाओं के प्रभारी नवनियुक्त प्रभारी बने हैं और आज यहाँ उन प्रभारियों का हमने सम्मान किया। इसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रकोष्ठ गठित हुए थे, प्रकोष्ठों के जिला संयोजक भी आज बने, तो उनका भी हमने जो स्वागत समारोह यहाँ पर संपन्न हुआ उनको भी हमने माल्यार्पण करा। इसके बाद जो हमारी अभी मंडलों की इकाइयाँ प्रकोष्ठों की बननी है, उस निमित्त भी हमने आज यहाँ दिशा निर्देश इनको जारी करे जी। और इसके साथ साथ ही जो अभी आगामी हमारा 2 तारीख को होने वाला कार्यक्रम था, उसके स्थगन की भी सूचना हमें अभी आई है। उसकी नई डेट जो शीघ्र ही आएगी, कुछ अभी कुछ रहे होंगे कारण, जिसके कारण से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ आना संभव नहीं हो पाया। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के पंचायती राज विभाग ने एक संकल्प पारित किया है, जिसमें संविधान की 11वीं अनुसूची के सभी 29 विषयों को पंचायती राज विभाग को दिए जाने का संकल्प पारित हुआ। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि इन विभागों के आने से गांव का समग्र विकास होगा, जिससे देश मजबूत होगा। मैंने ये संकल्प लिया है कि मेरे नीचे जो सिंचाई विभाग है, सबसे पहले वह मैं दूंगा। इससे हमारी पंचायत व्यवस्था मजबूत होगी, हमारे गांव मजबूत होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं। गांव और पंचायतों को मजबूत करने का हमारा संकल्प है और उसी के तहत दीनदयाल मिनी सचिवालय जगह जगह बनाए जा रहे हैं, जिससे कि पूरी तरीके से हम संवाद स्थापित कर सकें। हमारे जो प्रमाण पत्र हैं जो ग्रामीण लोगों को प्राप्त होने चाहिए, वो उनको पंचायतों से ही प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार के अनेक पंचायत भवन बनाए जा रहे हैं। तो ये विकास का काम हो रहा है, पंचायतों को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। हमने अपने पंचायत प्रतिनिधियों को एक्सपोजर विजिट भी कराए हैं, जिसमें उन्हें केरला, जम्मू कश्मीर और राजस्थान जाने का मौका मिला। देश के विभिन्न भागों में पंचायतें कैसे मजबूत हो रही हैं, इसका उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपनी छवि धूमिल करने वालों के खिलाफ एक शिकायती पत्र देहरादून एसपी सिटी को सौंपा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि थैलीसैंण और श्रीनगर विधानसभा से निर्वाचित सदस्य रह चुके हैं, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में कुछ असामाजिक तत्वों ने छवि को धूमिल करने की दृष्टि से मेरा फर्जी हस्ताक्षर कर एक झूठा पत्र सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और धार्मिक गोलाबंदी कर विधानसभा चुनाव में मतों के ध्रुवीकरण कर मुझे और मेरी पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया। 2022 में मेरे फर्जी हस्ताक्षरों से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पैड पर एक फर्जी पत्र वायरल किया गया, जिसमें कि लोगों को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो सके वोटों का, इस प्रकार की भ्रामक खबर बनाई गई और उसको वायरल किया गया। निश्चित रूप में उसका परिणाम किसी एक पार्टी के पक्ष में गया और हमें उसका नुकसान उठाना पड़ा। आज लोकसभा चुनाव सामने है और इस आसन्न लोकसभा चुनाव को देखते हुए कुछ हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के लोग दोबारा इस कोशिश को कर रहे हैं। तो हमने ये उचित समझा, हमने तब भी रिपोर्ट की थी, लेकिन कोई कार्रवाई तब नहीं हुई पुलिस के द्वारा। आज मैं दोबारा यहाँ पर एसपी ऑफिस में दोबारा अर्जी लेकर आया हूँ कि ऐसे लोगों पर जो गलत तरीकों से हमारे संभावनाओं पर कुठाराघात करते हों, सही तरीके से करें, कोई बात नहीं, अपना अपना प्रचार सब करें, लेकिन दूसरे के खिलाफ गलत आरोप लगाकर झूठी बातें फैलाकर हमें नुकसान करने की नीयत से ऐसा काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो।
अगली खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। सदन के भीतर स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछे। कांग्रेस विधायक ने कहा कि प्रतापनगर के पीएमएससी में एक गर्भवती महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई, जिसकी जांच होना आवश्यक है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जो पहाड़ी जिले हैं, उनमें जो आज 23 कहूँ या 24 साल बाद सबसे गंभीर जो समस्या है वो स्वास्थ्य और शिक्षा की है, जिसके कारण बड़े स्तर पर पलायन भी हो रहा है। मेरी विधानसभा क्षेत्र सीएससी चौंड लंबगांव में 2 बहनों की, गर्भवती बहनों की 3-3 घंटे तक हॉस्पिटल में रोक के रखा, जबकि उनके पहले के जो प्रसव हैं वो सामान्य हुए और उसके बाद रेफर कर दिए गए। डोबरा पुल पहुंचते पहुंचते दोनों की जच्चा बच्चा सहित मृत्यु हो गई। ये गंभीर विषय है। मैंने सवाल लगाया तो मंत्री जी ने, मैंने पूछा कि वहाँ कितने डॉक्टर थे, लेकिन उस दिन वहाँ कोई डॉक्टर नहीं थे। 4 डॉक्टर तैनात थे और सब नदारत थे। तो उन्होंने उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के पर्वतीय रुड़की के बहबलपुर गांव में किसान इंटर कॉलेज में प्रबंधन समिति का चुनाव हुआ, जिसमें क्रमवार सभी पदों के लिए एक नामांकन आया, जिसमें सुबोध कुमार को कोषाध्यक्ष और विनोद सैनी को उप प्रबंधक चुना गया है। चुनाव अधिकारी ने बताया है कि चुनाव की घोषणा पहले ही कर दी गई थी। आज सभी को उनके पद दे दिए गए। सभी पदों के लिए सिर्फ एक ही नामांकन पहुंचे थे, जिसके चलते सभी पदों पर निर्विरोध प्रत्याशी की जीत की घोषणा कर दी गई। सर, वो जो पहले से हमारा जो वाटर लेवल था वो इसी लेवल पे था, लेकिन हमारी जो कंपनी जो हमारी भगवान इंडस्ट्री एरिया है, उन्होंने पानी नीचे डाल रखा है बोरवेल करके। उस स्थिति में हमारे पानी की स्थिति खराब है। हम डीएम साहब को चिट्ठी लिख के इस बारे में आरओ का इंतजाम अलग से किया जाएगा। हमने अलग से हमारा समय से भी लगाया है, वो बहुत गहराई से लगवा रखा है हमने। ये पहले से ही ऑलरेडी हैंडपम्प पहले लगे हुए हैं, जिला पंचायत से अब प्रधान पद से लगे हुए हैं। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर चमोली से है, जहां जोशीमठ के आपदा प्रभावितों ने जोशीमठ शहर में जोरदार जुलूस निकाला है। हजारों की संख्या में आपदा प्रभावितों ने शहर में बद्रीनाथ स्टैंड से होते हुए तहसील परिसर पहुंचकर लोगों ने बताया कि प्रशासन के द्वारा दिए गए फॉर्म में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। जनवरी 2023 से ये आपदा जोशीमठ वासी पे हुई थी और उसके पश्चात 108 दिनों के आंदोलन के पश्चात जो मांगे पूरी हुई थी, उसमें केवल एक हमारा जो भवन का मुआवजा था वो जो पुनर्वास नीति के तहत तय किया गया, केवल एक ही नीति तय की गई। और उसके बाद भी बहुत सारे हक हकूक, बहुत सारी चीज़ें इन जोशीमठ के निवासियों की, मूल निवासियों की रह जाती है। तो उसके संदर्भ में अब जब जोशीमठ क्षेत्र को 14 जोनों में डिवाइड कर दिया और असुरक्षित 14 क्षेत्र घोषित कर दिया गया। खबर लक्सर से है, जहां राशन डीलर के द्वारा मनमानी किए जाने के मामले लगातार सामने आ रहे। इसी क्रम में लक्सर के सिंधु गांव के ग्राम प्रधान और कई ग्रामीणों ने गांव के राशन डीलर पर राशन वितरण में हेराफेरी करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही उपभोक्ताओं से बदसलूकी करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम गोपाल सिंह चौहान से शिकायत की है। मामले में एसडीएम ने खाद्य पूर्ति अधिकारी को मामले की जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। ये कहने के लिए आए थे कि हमारे गांव का सीधुड़ का राशन डीलर जो अमरीश कुमार है, वो सही तरीके से वितरण प्रणाली के तहत राशन नहीं दे रहा था। और अगर कोई गरीब आदमी अगर उसको अपना हक मांगने के लिए जाता है तो उसको धमकाता है और उस पर तरह तरह के आरोप लगाता, पिटवाता है, जेल भी भिजवाते, गोली मारने तक की धमकी दे रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से कि इसका कोटा निरस्त करके चुनाव करा दिया जाए। जी, सीधुड़ से काफ़ी लोग मेरे पास आए थे और लगातार सीधुड़ से शिकायतें आती भी रही हैं और इसमें एक बार पहले भी जांच हो चुकी है, लेकिन जो संबंधित जो जांच अधिकारी थे उन्होंने प्रशासनिक समिति से जांच कराने के लिए मांग की थी, लेकिन पुनः डीएसओ साहब ने, जो हमारे एआरओ साहब हैं, उनको जांच सौंपी है। मेरी भी उनसे वार्ता हुई है, दूरभाष से ग्रामीणों के सामने ही वार्ता हुई है। उनको भी मैंने बता दिया है कि जल्दी से इसमें निष्पक्ष जांच करें। बाकी मैंने गांव वालों को ये बता दिया है और राशन डीलर भी मौके पे थे कि जिनका राशन नहीं मिला है वो कल तक राशन वहां से उठा लें। बाकी जो जांच में निकलेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
खबर हल्द्वानी से है, जहां जिला निर्वाचन विभाग की मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी ने पत्रकारों के साथ बैठक की, जिसमें पेड न्यूज सहित इलेक्शन संबंधित संवेदनशीलता के सभी नियम कानून को विस्तार से बताया गया। इसके अलावा इलेक्शन में कवरेज के लिए आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए पत्रकारों से सुझाव भी लिए गए। इलेक्शन को लेकर के जनपद नैनीताल की सारी टीमें एकदम तैयार हो गई हैं। इसी क्रम में एक टीम हमारी एमसीएमसी की है, जो मीडिया सर्टिफिकेशन की टीम रहती है। तो इसमें इलेक्शन के दौरान जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, उनकी पेड न्यूज़ हो या जो भी मीडिया को ब्रीफिंग देनी है, जो भी डेटा रिलीज़ करना है, उस संदर्भ में एक प्रॉपर एक हमारा आपस में तालमेल बना रहे और सही सूचना जागरूक मतदाताओं तक पहुँच सके। तो उसके लिए हमने अपनी टीम के संदर्भ में आज एक बैठक भी की है और आप लोगों से वार्तालाप भी हुई है। आप लोगों के जो सुझाव हैं उसको भी हम लोग अपने आने वाले समय में जो भी हमारी कार्यप्रणाली उसमें सम्मिलित करेंगे और हम चाहेंगे कि हमारी पूरी टीम एक निष्पक्ष चुनाव करा सके। खबर काशीपुर से है, जहां हर साल की तरह इस बार भी कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठक की गई। बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात संचालन, शांति व्यवस्था बनाए रखने और आपसी सामंजस्य को लेकर चर्चा की गई। शिवरात्रि कांवड़ 29 तारीख से शुरू है और मुख्य रूप से 1 तारीख से हम उम्मीद कर रहे हैं कि 8 तारीख के मध्य में, जब शिवरात्रि का दिन है, कांवड़ बढ़ने की संभावना है और उसी बीच में लास्ट के 3-4 डेज जो डाक कांवड़ का भी रहता है। विगत वर्ष भी हमने यातायात को लेकर के प्लानिंग करी थी और कांवड़ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ट्रैफिक प्लानिंग। और ट्रैफिक अगर अच्छे से प्लान हो जाए और कांवड़िए अपना सकुशल अपने गंतव्य तक जाए तो कोई इस तरह से इशू नहीं रहता। उसी संदर्भ में यातायात को प्लान करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे यातायात से लेकर के थाना प्रभारी से लेकर के और जो भी स्टेक होल्डर है, जैसे PWD हो गया, चाहे हमारे जल संस्थान के लोग हो गए, नगर निगम के लोग हो गए, मजिस्ट्रेट साहब हो गए, तो सबके साथ एक हमने संयुक्त रूप से मीटिंगें करी हैं, जिससे कि जो भी आवश्यक वहाँ पे तैयारियाँ हों, रूट के स्तर पे, मांस मदिरा की दुकानों पे लिए क्या हमारे प्रावधान रहेंगे, डाइवर्जन हम कहाँ से लागू करेंगे, जो भंडारों की परमिशन आएगी उसको किन शर्तों के आधार पे परमिशन देना है और उन भंडारों को किस तरीके से वहाँ से इस्टेब्लिश कराना है, इन सब सारी चीज़ों को लेकर के आज हमारे द्वारा मीटिंग की गई है। अगली खबर रुड़की से है, जहां सड़क निर्माण 2 महीने पहले ही कराया गया था। ये सड़क अभी से जवाब दे चुकी है। सड़क में जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं, जो कि 2 महीने पहले ही तारकोल से बनाई गई थी। पर अब इस सड़क की दुर्दशा के बारे में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कुछ भी बचाने से बचता हुआ नजर आ रहा है। मुश्किल से 1.5 या 2 महीना हुआ है। आज जो कंडीशन है सड़क की, उसके पीछे क्या मानते हैं? मटेरियल अच्छा नहीं लगा, ठेकर और इसको बना के ऐसे तैयार करके जी। जिस विभाग ने इसका निर्माण किया है, इसमें कहीं ना कहीं घोटाले की आशंका है। इसमें पैसा पूरा नहीं लगा पाए। घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, यानी कि हाँ जी, चाहिए सड़क दोबारा से बननी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि इस पे कम से कम 40-50 गांव लगे हुए हैं इस सड़क से और ज़्यादातर इस सड़क से आना जाना होता है। कुंभ मेला 2021 में कोविड जांच में फर्जीवाड़ा कर देहरादून की लैब ने सरकार से 84 लाख रुपए ले लिए। बता दें कि लैब संचालक ने रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा किया। इस मामले में ईडी की जांच के बाद पटेल नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसका जायजा लिया संवाददाता विकास चौहान ने। कुंभ मेला 2021 के दौरान कोविड जांच में हुए घोटाले की अब नई जांच, एक नया पहलू सामने आया है। हरिद्वार एक लैब सहित देहरादून और एक हरिद्वार की लैब सहित 3 जो संचालक हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले को आगे बढ़ाया गया है। ये वही नोबस लैब है जिसकी संचालिका के खिलाफ यहाँ हरिद्वार में जो कोतवाली है उसमें मुकदमा यहाँ पर दर्ज किया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है क्योंकि कुंभ के दौरान कई लोगों पे ये मैसेज भी आए कि उनकी कोविड जांच की जा रही है, लेकिन जब जांच में पता चला कि वो दस्तावेज़ तो उनके जमा किए गए लेकिन उनकी जांच यहाँ पर नहीं की गई थी, जिसके बाद पूरी जांच ईडी के द्वारा भी की गई और अब मामले को आगे बढ़ाते हुए इन जो लैब संचालक हैं उनको यहाँ पर उनके खिलाफ मुकदमा यहाँ पर दर्ज किया गया है। अब उनकी पुलिस ने हालांकि जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद क्या इन बड़ी मछलियों पर भी शिकंजा कसेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।